आज का ये हिस्ट्री का क्लास आपके एग्जाम के लिहाज से, आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये खूनी रविवार क्या है और इसके साथ ही साथ ये एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। इन दो प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार ये खूनी रविवार क्या है। रविवार का मतलब कहीं ना कहीं खूनी रविवार आया है, इसका मतलब वो जो खूनी वाला बात है, इसका मतलब जो है कोई सेना जो है निहत्थे लोगों पर गोली बरसाई होगी, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो दिन होगा क्या, रविवार होगा। तब ने उसका नाम दिया है खूनी रविवार। तो आइए ना, इसके पीछे क्या वजह थी, आखिरकार ये खूनी रविवार की घटना क्या है, इसको सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो ये बात है सन 1905 ईस्वी की। सन 1905 ईस्वी में, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रूस कितना बड़ा देश है, कितना बड़ा देश कि पूरा दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश है, तो रूस है। और जापान उसकी तुलना में कितना कितना छोटा है। तो जब एक बड़ा देश अपने से छोटे देश से जब पराजित हो जाता है और पराजित होने का खबर अपनी जनता से छुपाता है, लेकिन बाद में सेना जब वापस आता है, जो कुछ सेनाएं बच गई थी दबे कुचले, और वो सेना जो अपने देश के अंदर में आकर के अपनी सच्चाई को बताता है कि हमारे सरकार अच्छा नहीं है, हम विफल हो गए, तब बाद में रूसी जनता को ये एहसास होता है कि ये राजा निरंकुश है, ये राजा इस देश के राजा कहलाने योग्य नहीं है। जिसके चलते क्या होता है, जितने भी जनता है, जितने भी पब्लिक है रूस के अंदर में, वो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए सड़कों पर आ जाते हैं। जब राजा के महल की ओर जाने का प्रयास करते हैं, राजा के महल की ओर जाते हैं, तो उसी समय निरंकुश शासक जो जार था वहां का, रूसी जार, उस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने के काम करता है। और संयोगवश जब गोलियां बरसाती तो उस दिन कौन सा दिन था, उस दिन कौन सा दिन था, तो उस दिन था रविवार। जिसके चलते क्या हुआ, हजारों लोगों की मृत्यु हुई। इसी दिन को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। इसको एक बेहतरीन तरीका से सबसे पहले किस तरह से याद रखेंगे, सन 1905 ईस्वी में रूस जापान युद्ध में एक बड़ा देश रूस, क्षेत्रफल के मामले में पूरा दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा है, एक बड़ा देश एक छोटे देश जापान जैसे देशों से जब हार गया और अपनी हार की विफलताओं को रूसी जनताओं से छिपाने का प्रयास किया, सब कुछ सही बताया नहीं, रूसी जनताओं को ये एहसास भनक नहीं लगने दिया कि हम हार गए हैं। लेकिन बाद में जो सेनाएं वहां से वापस लौटी, युद्ध से जो वापस लौटी, जो भी कुछ सेनाएं बची हुई थी, उसी सेनाओं ने इस जार, इस निरंकुश, निरंकुश का मतलब क्या हुआ, मनमानी तरीका से शासन करना। निरंकुश शासक का मतलब क्या हुआ, निरंकुश शासक पॉलिग्नेक के बारे में भी जानते होंगे, इसके बाद जो है लुई फिलिप के बारे में भी जानते होंगे। अगर आप ये 1848 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में नहीं जानते हैं, 1830 ईस्वी की क्रांति के बारे में नहीं जानते हो, तो उस वीडियो को देखने का प्रयास कीजिएगा, वहाँ से आपको बहुत सारे कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो इस तरह के बात जब सेनाओं ने अपनी देश आकर के जो उजागर किया, जो ये राजा निरंकुश है, ये राजा असफल हो गया, हम लोग असफल हो गए इस युद्ध के अंदर में, तो पूरा दुनिया के अंदर में जो भ्रम था, पूरा दुनिया के अंदर में महानता का जो गुरूर था, रूसी जनता समझता था कि हम दुनिया के अंदर में सबसे पावरफुल देश है। जार क्या ये रूस के अंदर में दिखाने का प्रयास कर रहा था, हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भी नंबर 1 है और उसके साथ ही साथ शक्तिशाली भी है, महानता, अपने आप को महान बता रहा था। रूसी जार जो वहां का राजा था, हम दूसरे देश से बहुत आगे हैं, इस तरह से मनस्थिति बना दिया था रूस के अंदर में, लोगों को भ्रमित कर दिया था। इस महानता का भ्रम, इस गौरव का भ्रम टूट चुका था। किसके वजह से, जनताओं ने उसको, सैनिकों ने, जब सैनिक, जितने भी सैनिक, जो कुछ बचा हुआ था, जब वापस आया रूस के अंदर में, तो रूसी पब्लिक के बीच में ये घटना का उजागर किया। जब घटना का उजागर किया तो यहाँ के लोग में, जब हारता है युद्ध और जीतता भी है, जनरली जो हारता है उसके अंदर में क्या आती है, भूखमरी, बेरोजगारी, कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। तो रूस हार गया, जब ये हारेगा तो वहाँ पे कितना खर्च आता है। एक दिन जब युद्ध होता है किसी भी देश का, अभी देखिए ना, अभी आपको नहीं मालूम होगा, एक दिन जब लड़ाई होता है इजराइल हमास के बीच, या इजराइल और ईरान के बीच, या रशिया यूक्रेन के बीच में, तो हम देख ही रहे हैं जो लड़ाई हो रहा है उसमें कितना बिलियन डॉलर खर्च हो रहा है, एक दिन में कितना न कितना करोड़ों का खर्च होता है। जब खर्च होगा युद्ध में, जो पैसा लगना चाहिए जनता के जन कल्याण में, जनता के भलाई में, वो पैसा लग रहा है युद्ध में। ऐसे में स्थिति में क्या होगा, जो देश बहुत पावरफुल नहीं है तो उस देश की जनता पर इफेक्ट पड़ेगा ना। तो उसी युद्ध का इफेक्ट पूरे रूसी जनता पर पड़ रहा था, लोग खाने खाने के लिए तरस रहे थे, क्योंकि युद्ध से रूस को बहुत बड़ी हानि हुई थी। एक मान मर्यादा जो गौरव था उसकी भी हानि हुई थी, और आर्थिक दृष्टि से भी काफी क्षति हुई थी। रूस के अंदर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी। तो उन लोगों ने रोटी दो नारे के साथ
वहाँ पर जब इस तरह की समस्या थे, खाने खाने के लोग जो तरस रहे थे, लोगों ने रोटी दो नारे के साथ क्या किया, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। और राजा की महल जो सेंट पीटर्सबर्ग, यहाँ देखिए लिखे हुए हैं, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रोटी दो नारे के द्वारा रोटी दो नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु जार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसके कारण से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। संयोगवश उस दिन रविवार था, इसलिए इस घटना को हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। नहीं समझे होंगे तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। एक बड़ा सा देश रूस छतफल के मामले में पूरा दुनिया में नंबर 1, एक छोटा सा देश जापान से हार गया। रूस के शासक, रूस के जार ने अपनी इस विफलता को जनता से छुपाने का प्रयास किया, लेकिन बाद में जो दबे कुचले फटियाल सैनिक जब अपने देश रूस लौटा, उस महानता के भ्रम को तोड़ने का प्रयास किया, कहा कि नहीं हम लोग विफल हो गए, हार गए। जब ये बात, इस बात की भनक, इस बात की जानकारी जनता को लगा, तो जनता ने राजा के खिलाफ क्या किया, आवाज़ संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया, राजा के विरुद्ध में खड़ा हो गया रूसी जनता। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, रोटी दो नारे के साथ सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था आंदोलन। जब उसकी ओर जा रहा था तो वहाँ पे जार की सेना ने, जार ने ऑर्डर दिया कि इस आंदोलन को दबाइए, चाहे इस आंदोलन को दबाने के लिए आप उसको मारना ही क्यों न पड़े, क्योंकि ऐसे तो नहीं मानता, क्योंकि पूरा जनता जागरूक हो गया था, अपनी महानता का जो गौरव पहले हम मनस्थिति में जो बिठा दिया था, हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हम लोग महान है, इसके साथ ही साथ जो है हम शक्तिशाली भी है। ये महानता का जो भ्रम जो रूसी जार जो सभी के अंदर में बिठा दिया था, वो महानता का भ्रम टूट चुका था, जिसके फलस्वरूप क्या किया, ये सभी लोग सब रूसी महल की ओर, रूसी जार की महल की ओर, जो सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जो है आगे जाने का प्रयास किया, वहीं की ओर जा रहा था, अग्रसर हो रहा था, आंदोलन धीरे धीरे महल की ओर जा रहा था। और रूसी जार ने उस निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, जिसके फलस्वरूप हजारों लोगों की मृत्यु हुई। संयोगवश उस दिन रविवार था, इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो हम आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। आइए, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या है, इसको एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूर थी। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या हुआ, बंधुआ मजदूर का मतलब होता है किसी एक निश्चित समय के लिए उस मजदूर को अपने वश में, अपने नियंत्रण में ले लिए, और अपने मन के अनुसार से, अब उसको 24 घंटा खटाने का मन हो, 20 घंटा खटाने का मन हो, अपने मन के अनुसार से उससे काम लेंगे, बंधक बना लिए एक तरह से। इस तरह की व्यवस्था थी जब अंग्रेज हमारे यहाँ शासन करने के लिए आए थे। आखिरकार ये बंधुआ मजदूर क्या है, इसके बारे में हमने वीडियो बना दी है, तो उस वीडियो को जरूर देखने का प्रयास कीजिएगा। बंधुआ मजदूर क्या है, जीके स्टडी सेंटर एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, यानी तो इस वीडियो के अंदर में भी हम थोड़ा इस पर झलक दे देते हैं। तो जब ब्रिटिश सब आया था अपने देश के अंदर में, अंग्रेज सब यहाँ पे लूटने के लिए नहीं आया था, बर्बाद करने के लिए ही आया था, और बर्बाद करके चले भी गया। तो एक समय किसान सब जो टैक्स पे करता था, टैक्स पे का मतलब क्या हुआ, जो खेती बाड़ी हुआ, खेती बाड़ी करने के बाद जो बेचता था या अनाजे देने का मन हुआ, जो देता था, तो कई बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती थी। ये खास करके आदिवासी समुदाय पर ये बंधुआ मजदूर सटीक बैठता है। आदिवासी जो भी बात यहाँ पे करेंगे आप समझ जाइएगा, सर जी आदिवासी समूह से संबंधित बात कर रहा है, आदिवासी समूह के लिए बात कर रहा है। आज जो देख रहे हैं आधुनिक सिंचाई की व्यवस्था है, उर्वरक है, अच्छा बीज है, उस तरह की व्यवस्था तो उस समय नहीं थी, और आज भी हम लोग को जो है मिलती है, लेकिन उतनी बढ़िया तरीका से नहीं मिल पाती है, क्योंकि हम लोग के पास उतनी आय रहेगा, उसमें आमदनी रहेगा, तब ना और बेहतरीन तरीका से काम कर पाएंगे। लेकिन पहले की तुलना में तो बहुत हमारा स्थिति सुधरा हुआ है। तो पहले क्या होता था, जब वर्षा नहीं होता था तो उस दिन खेती बाड़ी होता नहीं था, और खेती बाड़ी होता नहीं था उससे उसको कोई मतलब नहीं था। ब्रिटिशर को, अंग्रेज लोगों को उससे कोई मतलब नहीं होता था, उसको टैक्स देना ही पड़ेगा, जितना कह दिया उससे ज़्यादा टैक्स लेंगे, लेकिन उससे कम नहीं लेंगे। इसके लिए क्या करता था किसान सब, बड़े बड़े मालिक से, बड़े बड़े जिसके पास जमींदार से क्या करता था, कर्ज लेता था, और कर्ज लेकर के फिर उसको ब्रिटिशर को टैक्स देता था। अब मान के चलिए इस साल कर्ज लिए, किसको ध्यान में रखे कि भाई इस साल कर्ज लिए, इस साल टैक्स पे कर देंगे, अगले वर्ष मान के चलिए वर्षा आएगा, बारिश होगा, तो अगले वर्ष मान के चलिए ज़्यादा फसल होगा, तो वो जो कर्ज लिए थे तो क्या करेंगे, फिर दे देंगे जमींदार को, कर्ज अपना ऋण चुका लेंगे, ऋण चुका देंगे। लेकिन ऐसी बात नहीं देखने को होती थी। अगले वर्ष भी मान के चलिए खेती बाड़ी बढ़िया तरीका से नहीं हो पाता था, फिर क्या करना पड़ता था, टैक्स तो अंग्रेज छोड़ता नहीं था। अगर टैक्स नहीं देते उसी समय में, तो उस स्थिति में हमारे बहन बेटियों के साथ क्या होता था, बलात्कार कर लेता था, तरह तरह के मान के चलिए अभद्र व्यवहार किया जाता, दुर्व्यवहार, अत्याचार की परम सीमा जो होता है ना,
अत्याचार उस लेवल पर चले जाता था। उससे बचने के लिए हम लोग फिर क्या करते थे, फिर बड़े-बड़े ज़मींदार से कर्ज़ लेते थे, बड़े-बड़े मालिक जी से, सेठ साहूकार से क्या करते थे, हम लोग कर्ज़ लेते थे। इस तरह से ये कर्ज़ के बोझ में हमेशा, इस तरह से ये कर्ज़ के जाल में हमेशा किसान सब, हमेशा आदिवासी सब धीरे-धीरे दबते गए, दबते गए, दबते गए। एक समय ऐसा नहीं स्थिति भी देखने को मिला, वो किसान सब कर्ज़ नहीं चुका पाया, जिसके बदौलत, जिसके चलते क्या हुआ, बड़े-बड़े ज़मींदार, बड़े-बड़े मालिक से जो कर्ज़ लिए थे, उसी के यहाँ हम लोग को काम करना पड़ा। उन्होंने क्या कहा कि अब जब तक तुमको सूद समेत ब्याज सहित जब तक रकम चुकेगा नहीं, तब तक हमारे यहाँ बंधक बन के काम करेगा। जैसे मन होगा, जैसे जिस अनुसार से मनमाना ढंग से हमको जिस अनुसार से काम कराने का मन होगा, उस अनुसार से हम काम करवाएंगे। इसी को कहते हैं बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर का मतलब क्या हुआ, बंधा हुआ मजदूर, किसी के अंदर में रह करके उसी के अनुसार से, उसकी के मनमाने तरीका से काम करना, व्यवस्था पूर्वक। ये व्यवस्थाहीन था। कर्ज लेते गया, धीरे धीरे कर्ज के जाल में दबते गया। एक ऐसा स्थिति आया कि अब लगा कि हम कर्ज नहीं चुका सकते हैं, अब नहीं चुका पाएंगे। अंतिम में क्या कहा, सेठ साहूकार यानी कि मालिक सब, बड़े बड़े जमींदार सब, आप चुका नहीं पाइएगा, इसलिए आपको हम बंधक बना लेते हैं, आपको हम बंधुआ मजदूर बना लेते हैं। और बंधुआ मजदूर के हिसाब से जब तक आपको चुकेगा नहीं, जीवन भर आपको हमारे यहाँ काम करना पड़ेगा। इसी को कहते हैं बंधुआ मजदूर। अब वो नहीं चुका पाया, उसका बेटा, इस तरह से चलते रहा सीरीज। एक तरफा बंधुआ व्यवस्था क्या थी, यह एक तरह की बंधुआ मजदूरी होती थी। एक बार YouTube पे सर्च करके देख लीजिएगा, यहाँ पर भी तो हमने आपको एक बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास किया। यह एक तरह की बंधुआ मजदूर होती थी। वहाँ मजदूरों को कोई अधिकार नहीं था, मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था कि आप हमसे इतना काम क्यों करवा रहे हैं, इतना ही पैसा क्यों दे रहे हैं, इतना ही खाना क्यों खिला रहे हैं, काम ज़्यादा करवा रहे हैं, खाना क्यों अच्छा नहीं दे रहे हैं। किसी भी तरीका से कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार था। हाँ, असीमित का मतलब क्या, हमको जैसे अनुसार रात में मन होगा 12 बजे उठाने का, 2 बजे मन उठाने का, जैसे मन होगा वैसे काम करवाएंगे। यहाँ देखिए मजदूर को कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिकों को असीमित अधिकार था। रबर बागानों, फार्मों, खानों में मजदूरों से एक तरफा अनुबंध व्यवस्था पर काम किया जाता था। इतना बात लिख देंगे तो आखिरकार एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, आपको 2 नंबर दे देगा। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको भी एक बेहतरीन तरीका समझ लिए होंगे कि आखिरकार एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी करने का प्रयास कीजिएगा।